आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भैया आज हमारा क्लास 12th जो मैथ है इसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। बेटा अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर बीच में से ट्रिग्नोमेट्री को हटा दूं तो ये बचेगा प्रतिलोम फलन। हाँ सर, ये तो सर हमारा जाना पहचाना है सर, इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हमने पढ़ के रखा है सर। प्रतिलोम फलन क्या होता है? हाँ बेटा, प्रतिलोम फलन आपने पढ़ के रखा है। क्या होता है प्रतिलोम फलन? थोड़ा सा बताएंगे मुझे? हाँ सर बताएंगे हम प्रतिलोम फलन। देखो सर थोड़ा सा अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखना ध्यान से। हमने देखा है अगर आपका फलन कोई y बराबर fx है, y बराबर कोई फलन आपका fx है, ठीक है सर। तो ये जो फलन है ज्यादातर सर सामान्यतः हमने देखा है सर a से b में जाता है। ये जो फलन है वो साधारणतः a से b में जाता है सर। सही है। और अगर ये फलन प्रतिलोम फलन है तो इसकी सर शर्त होती है कि ये एकैकी फलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एकैकी फलन होना चाहिए। मैंने बोला हाँ सर होना चाहिए। मैंने बोला सर ये फलन जो है ना आच्छादक भी होना चाहिए, आच्छादक फलन भी होना चाहिए। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फलन प्रतिलोम फलन तब ही होता है जब वो एकैकी फलन हो, तब वो आच्छादक फलन हो। एकैकी और आच्छादक फलन है वही तो प्रतिलोम फलन होता है। और भाई प्रतिलोम फलन इसका उल्टा होता है। उल्टा? हाँ सर उल्टा। मतलब अगर आप किसी साधारण फलन को f से व्यक्त कर रहे हो तो प्रतिलोम फलन को आपको f इनवर्स लगा के व्यक्त करना पड़ेगा। हाँ सर उल्टा। अब सर ये उल्टा होता है, इनवर्स लगा दिया तो फिर सर ये अभी ये फलन आपका अगर a से b में जा रहा है तो ये फिर b से a में जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा। सामान्य जो फलन है वो a से b में जाता है, लेकिन इनवर्स फलन जो है वो उल्टा चलता है, मतलब ये b से a में जाएगा। b से a में जाएगा। कहने का मतलब क्या है? मतलब समझो, देखो सामान्य जो फलन होता है इसमें ये जो होता है वो प्रांत होता है। जो आपका a है वो प्रांत है और जो b होता है वो सह प्रांत होता है। बेटा क्या होता है? सह प्रांत। सह प्रांत मतलब जो सामान्य जो फलन है वो प्रांत से सह प्रांत में जाते हैं, लेकिन जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फलन है वो भैया सह प्रांत, मतलब आपका ये सह प्रांत से प्रांत में जाएगा, सह प्रांत से प्रांत में जाएगा। अच्छा सर ऐसा है? हाँ ऐसा है। अब आगे सुनो। अब भाई आगे सुनो क्या? तो सर प्रतिलोम जो फलन है इसमें बस त्रिकोणमितीय जोड़ रहा है, बीच में त्रिकोणमितीय फंसा दिया है, तो आप भी फंसा। तो आप अगर कर दोगे ऐसा तो ये बन जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय क्या है सर? तो सर हमें जब जब त्रिकोणमिति के बारे में याद आता है तब तब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद आते हैं। सर कौन कौन से? तो मेरे भाई आपको याद आते होंगे साइन कॉस टेन, है ना, साइन कॉस टेन, ठीक है। फिर आपको आता होगा कॉसेक, फिर आपको याद आता होगा सेक, और फिर याद आता होगा आपको कॉट। हाँ सर हमें याद आते हैं। तो जब जब त्रिकोणमितीय की बात होती है सर तब तब हमें ये याद आते हैं। हाँ लेकिन सर ये तो साधारण है, हमें तो यहाँ इनवर्स प्रतिलोम पढ़ना है। तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं सर? तो इनवर्स के लिए, इनवर्स मतलब प्रतिलोम के लिए आप इनवर्स लगाते हो, तो इन सब में इनवर्स लगा दोगे तो ये सब बन जाएंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। बहुत बढ़िया सर पकड़े हो आप। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो जब सब में इनवर्स लग जाएगा तो यही आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन जाएंगे। मतलब हमें इस चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है, यही सब चीजें पढ़नी है। इनको ही हम क्या बोलेंगे? फलन। फलन बोलेंगे तो इन सबको हम y के बराबर मान लेंगे। सबको हम किसके बराबर मान लेंगे बेटा? y के बराबर मान लेंगे। और यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, यही चीजें इसमें पढ़नी है।
अब इनसे संबंधित चीजें हम जानेंगे, सीखेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ऐसे ही नहीं आ जाएंगे हवा में, थोड़ा बेसिक आपको सिखाएंगे बेटा, थोड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो प्रांत परिसर आप सब जानते हो। थोड़ा सा देख लो, एक सेकंड। मान के चलो हमारे पास यहाँ दो समुच्चय हैं, ये आपका समुच्चय है ए और ये आपका समुच्चय है ए, ठीक, बी है, ठीक है। तो इस जो पहला समुच्चय है, इसके जितने भी अवयव होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो ए में उपस्थित सभी अवयवों को हम प्रांत बोलते हैं। तो मतलब ये आपका प्रांत है। हाँ सर, ये प्रांत है। लेकिन जो बी है, इस बी में उपस्थित अवयवों को, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो प्रांत जो बी है, इस सॉरी जो आपका समुच्चय बी है, उसमें उपस्थित अवयवों को हम बोलते हैं सहप्रांत। मतलब ये आपका सहप्रांत है। हाँ सर। लेकिन सर एक शब्द और आता है यहाँ, वो शब्द क्या है? वो आता है मेरे डियर साथियों, परिसर। क्या होता है सर परिसर? तो देखो ध्यान से, अगर ए का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से, तो मतलब सह प्रांत में बैठे उन अवयवों को परिसर कहते हैं जिनका संबंध ए के साथ है। अच्छा सर, हाँ। तो यहां सह प्रांत के वो अवयव कौन से हैं जिनका संबंध इनके साथ है? तो आप बोलोगे सर 2 है ना, 3 है, 4 है, 5 है। तो भैया परिसर में 2 3 4 5 ही आएंगे, 2 3 4 5 ही आएंगे। 6 जो है इसका संबंध यहाँ नहीं, मतलब वो परिसर में नहीं। अपन ने पढ़ा है भाई, अपन सीख के आए हैं ये चीजें, आपने सीखा है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने सीखा है। तो बस यही है ना। तो इसके पूरे अवयव सहप्रांत, इसके पूरे अवयव प्रांत, लेकिन सहप्रांत के वो अवयव जिनका संबंध ए के साथ है वो आपका परिसर होगा। तो ये चीजें आप जान गए, समझ गए। अब हम ना इस त्रिकोणमितीय जो है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है, इसकी ओर बढ़ते हैं और इसको जानते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले टेबल बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर फलन कौन बनेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। यहाँ जो फलन है वो त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। लेकिन भाई हम प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं, तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, इनको फलन बनाना है तो इस पर हमें इनवर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन जो है ना इनवर्स में व्यक्त होता है, इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए अगर हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात पर इनवर्स लगा देंगे इस टाइप का, तो ये फलन का काम करने लगेंगे, ठीक है ना। ये किसका काम करेंगे? फलन का काम करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये जो फलन है वो y बराबर है ना, y बराबर है, तो प्रत्येक को y बराबर कर देंगे, है ना, क्योंकि फलन का काम करेंगे तो इनको y के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मानना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको प्रांत पता है क्या होता है, अब आपको परिसर पता है आपको क्या होता है, और ये मुख्य मान नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये जो मुख्य मान है यही हमारे इस फलन का आंसर होगा, यही हमारे फलन का क्या होगा? आंसर। तो ये फाइनल आंसर है इस फलन का, ये जो मुख्य मान है ये फाइनल आंसर है इस फलन का, समझ रहे हो आप? ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज समझना है। देखो यहाँ पर ये वर्गाकार ब्रैकेट लगाया हमने, यहाँ पर ये सामान्य ब्रैकेट लगाया। इन ब्रैकेट का क्या मतलब? इन ब्रैकेट का भी बेटा बहुत महत्व होता है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा समझो। ये जो वर्गाकार ब्रैकेट लगा है बेटा, इस वर्गाकार ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इस वर्गाकार ब्रैकेट में जो भी हैं इनको सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस वर्गाकार ब्रैकेट को मैं का मतलब क्या है? इन जो भी इसके अंदर जो वैल्यू है इनको सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई चीज वर्गाकार ब्रैकेट में, जैसे मान के चलो वर्गाकार ब्रैकेट में 1 लिखा है, 5 लिखा है, मतलब वर्गाकार ब्रैकेट में 1 5 लिखा है, मतलब 1 और 5 को सम्मिलित करके जो भी मान आएंगे वो 1 और 5 के बीच होंगे। मतलब इसमें जो भी मान है वो सब सम्मिलित, 1 भी सम्मिलित किया गया, 5 भी सम्मिलित। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। ये सभी वैल्यू जो है ना हो सकती है, वर्गाकार ब्रैकेट में रखी है। मतलब इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा। ये जो वर्गाकार ब्रैकेट है इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ये आप लिख लो। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इसमें जो भी होता है उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे वर्गाकार ब्रैकेट में 1 5 लिख दिया तो 1 और 5 को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। लिखो आप कॉपी में,
इसका मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब इसमें जो लिखा होता है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि उनके बीच की संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे जैसे मान के चलो, अगर लिखा होता ऐसा, अगर ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता 1 और 5, मतलब ये आपका ओपन इंटरवल है। इसमें इसका मतलब ये होता है 1 और 5 नहीं सम्मिलित करना है, 1 और 5 के बीच जो संख्याएं हैं उनको सम्मिलित करना है, 1 और 5 को छोड़कर। तो इसमें सम्मिलित किया किसको किया जाएगा, 1 को छोड़ना है, 1 के बाद क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 को छोड़ना है ना। तो यहाँ पर इनके बीच की संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या है, इसको और इसको दोनों को सम्मिलित करना है। ओपन का मतलब क्या है, इसको सम्मिलित नहीं करना, ना ही इसको सम्मिलित करना। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तो आपका ओपन होता और यहाँ क्लोज होता, मतलब 1 को सम्मिलित नहीं करना, 5 को करना है, मतलब यहाँ 5 लिखा जाता। समझ आया, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए, बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो ध्यान से चीजों को। देखो यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये फलन, मतलब ये आपका फलन, ये त्रिकोणमितीय जो रेशियो है यही फलन बनेंगे, बट इनवर्स में आकर। यहाँ ये प्रांत है, प्रांत का मतलब ये यहाँ पर जो बाय है वो आपका आंसर है, और या फिर ऐसा बोले कि बाय जो है वो आपका सह प्रांत है, ठीक है ना। और जो x है वो आपका जो है ना मान है, x का मान है। किसका मान है, x का मान, मतलब ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, ठीक है। और अगर प्रांत सह प्रांत के बराबर हो रहा है तो वो परिसर कहलाता है। अगर जो सह प्रांत है वो प्रांत के बराबर हो जाता है, मैंने क्या बोला, अगर सह प्रांत है प्रांत के बराबर हो जाता है तो वो आपका परिसर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रांत जो मतलब साइन इनवर्स, अगर फलन आपका साइन इनवर्स में है, अगर आपका फलन साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में है, तो इसमें प्रांत का मान -1 से +1 के बीच होगा। मतलब x का मान -1 से +1 के बीच ही आप रख सकते हो, उससे ना ज्यादा रख सकते हो ना कम रख सकते हो, इन दोनों के बीच ही रखना है आपको। क्लियर है बात, कोई परेशानी? आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो परिसर आएगा, मतलब जो बाय का मान आएगा वो -π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर इससे बाहर जा रहा है मतलब आपने प्रांत जो मान रखा है x का मान वो सही नहीं रखा, और अगर आपने x का मान सही रखा है तो आंसर यही आएगा। मतलब इसमें जो बाय की वैल्यू है वो या तो π/2 आएगी, देखो बराबर है, या तो π/2 के बराबर आएगी या उससे बड़ी आएगी, या π/2 के बराबर आएगी या उससे छोटी आएगी। ध्यान रखना, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब आंसर आपका या तो π/2 आएगा या उससे बड़ा आएगा, या +π/2 आएगा उससे छोटा आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही अगर आपका फलन कोसेक इनवर्स में है तो आपका जो प्रांत है वो सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, लेकिन किसको छोड़कर, -1 और +1 को छोड़कर, है ना। तो अगर आपका फलन कॉस इनवर्स में है तो प्रांत की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन -1 और +1 को छोड़कर। देखो रियल नंबर में से इसको घटाया मतलब इसको छोड़ा है, इसको छोड़कर, है ना। तो आपका जो परिसर है -π/2 से +π/2 के बीच आएगा, लेकिन इसमें 0 को छोड़ा गया है, इसको 0 को छोड़ा गया है ना, तो माइनस मतलब छोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें जो y का मान है वो -π/2 से बड़ा या उसके बराबर आ सकता है, या +π/2 से छोटा या उसके बराबर आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही tan इनवर्स में है तो सभी रियल, tan इनवर्स में प्रांत जो है ना सभी रियल नंबर होता है अकेला, ठीक है। पूरे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उसमें tan इनवर्स का अगर फलन है तो x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। इसमें जो बाय है मतलब जो परिसर है वो -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा, इनको नहीं लिया, देखो ओपन इंटरवल में मतलब इनको नहीं लिया गया, इनके बीच लेना है। और देखो बाय में लिखा भी है कि -π/2 से बड़ा लेना है और +π/2 से छोटा लेना है। क्लियर हो रही बात? हाँ, एक एक चीज को अच्छे से समझता है। अगर कॉस इनवर्स में है तो -π -1 से +1 के बीच होगा प्रांत, और जो परिसर होगा 0 से π के बीच में होगा, ठीक है ना। ये आपको समझाया गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इनवर्स में है तो रियल नंबर तो लेना ही है, लेकिन -1 और +1 को छोड़ कर लेना, ठीक है। इसमें ये जो वैल्यू है वो 0 से π के बीच आएगी, और इसमें π/2 को नहीं लेना, इसको छोड़ा गया, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कॉट इनवर्स में है तो सभी रियल नंबर लेना है, और जो आपका परिसर होगा 0 से π के बीच आएगा। अब इसमें आप कोई वैल्यू याद रखो या ना रखो,
आप परिसर को जरूर याद रखना, आप रेंज जरूर याद रखना कि भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, टेन की क्या है। तो भाई मैंने इसको थोड़ा तरीके से बताया। मैंने देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स तीनों को अलग किया और तीनों की रेंज देखो बिल्कुल सेम है। तीनों की रेंज याद रखना आपके लिए आसान होगा। -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। तो ध्यान रखना इन तीनों को अलग याद रखना। ये जो साइन, कॉस और टेन है इन तीन को अलग याद रखना और इन तीन को याद अलग रखना। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज भी देखो आप सेम है, 0 से π, 0 से π, 0 से π। तो आप थोड़ा सा याद रखने का, मैंने याद रखने के हिसाब से ऐसे बनाया है। चाहे था तो मैं और दूसरे क्रम में ही बना देता, लेकिन याद रखने के लिए मैंने ऐसे बनाया। तो आप याद रखोगे ना, रखोगे ना याद, बिल्कुल है ना। तो साइन कॉस टेन की रेंज -π/2 से +π/2 और कॉस, सेक और कॉट की रेंज होती है 0 से π। ये हमेशा याद रखना, परिसर हमेशा याद रखना। प्रांत याद रख पाओ या ना रख पाओ उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो मुख्य मान मैंने सारी चीजें बता दी। मुझे उम्मीद है ये बात थोड़ी सी समझ में तो अभी आई होगी, पूरी तो समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब भाई हम आगे बढ़ते हैं, और भी हमें बेसिक जानना है। बेसिक हम पूरा पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद चैप्टर जो हम एक्सरसाइज है उसको करेंगे तो एकदम यार हल्की हलवा लगेगी, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनके गुण धर्मों की ओर पहुंचता हूँ और गुण धर्मों को थोड़ा सा सिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखो आपको बेटा थोड़ा सा इतना तो नॉलेज है कि भाई साइन, कॉसेक और जो टेन है इसकी रेंज माइनस से स्टार्ट होती है। इनकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच होती है, मतलब इनकी रेंज माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस में होती है, माइनस में होती है, इसका मतलब ये है। लेकिन भाई कॉस, सेक और कॉट इनकी रेंज जो है ना पॉजिटिव होती है, इनकी रेंज माइनस में नहीं होती। इतना क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकाल के आपको बताता हूं। देखो मैं कोई एक वैल्यू अच्छे से निकाल के बता रहा हूं, फिर मैं इनके डायरेक्ट मान लिखूंगा। आप ध्यान रखना इस बात को। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अच्छे से मेरी बात को समझो, ठीक है ना भाई। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इस चीज को हटाता हूं। अगर मुझे यहाँ साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकालना है तो इसको मुझे फलन ना मानना पड़ेगा। पहले क्या मानना पड़ेगा, फलन। तो मैंने यहाँ पर बेटा मान लिया है ना, मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना जो है y बराबर भैया क्या है हमारा साइन, एक सेकेंड, माना y बराबर साइन इनवर्स -x, मैंने ये मान लिया है ना। तो मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको मैंने फलन मान लिया, ठीक है। तो मैंने y बराबर मान लिया, y बराबर साइन इनवर्स -x, ठीक है ना। कोई परेशानी? आप बोलोगे सर इतनी परेशानी नहीं है। तो बताओ अगर ये साइन इनवर्स जब इस तरफ जाएगा, तो जब साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा भैया साइन y बराबर -x। बोलो आपका होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर होगा, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स है, जब इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये आपका -x आ गया। या फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, -x बराबर साइन y लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर ये तो लिख सकते हो। अगर मैं बेटा यहां से x की वैल्यू निकालूं तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस का जो है ना साइन y, ठीक है ना। और आप सबको पता है कि भैया कि जो साइन माइनस थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा ना इसमें, साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। आप सबको पता है ये फॉर्मूला, है ना। तो अगर ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ ये कैसा लिखा है? तो आप बोलोगे सर ऐसा लिखा है। अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा, अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया साइन माइनस का बाय। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना। देखो अब अगर मैं भाई यहां से, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकालनी है बेटा, साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर साइन को इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का वाई। देखो जब साइन इस तरफ चला गया तो यहाँ माइनस का वाई बचा, हाँ बचा सर। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ये है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये आपका माइनस वाई, और वाई क्या है, तो वाई है आप बोलोगे सर साइन इनवर्स, ये है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस एक्स है। क्लियर हुआ? तो भाई यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, या फिर अगर मैं यहां से साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस एक्स। मैं इसकी वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो माइनस इस तरफ चला जाएगा, जब माइनस इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई। देखो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, मैंने एग्जैक्ट इसका मान निकाल के बता दिया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान निकालना है तो पहले इसको फलन बनाओ, तो फलन बनाओ तो इसको बाय बराबर मान लिया। जब हमने इसको बाय बराबर मान लिया तो इस साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये साइन बाय बराबर माइनस एक्स बचेगा। या इसको माइनस एक्स बराबर ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक्स का मान निकालना है तो ये चिन्ह इस तरफ चला जाएगा, हाँ सर हो जाएगा ऐसा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है सर, ये हाँ सर पता है। तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ ये कैसा लिखा, तो आप बोलोगे सर ऐसा लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जो माइनस है वो इधर आ सकता है, ऐसा हो सकता है सर, कोई परेशानी नहीं है। अब जो साइन है वो इस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये एक्स बराबर माइनस का बाय। अब ये माइनस जो करते हैं बाय का मान देखो कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, हाँ सर है। अब अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ गया तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो इसके बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं इसको यही तो बोल रहा हूं भाई, मैं यही बोल रहा हूं कि माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं सर इसको, है ना, लिख सकते हैं क्या, नो नो नो, यहाँ प्लस है ना, मतलब अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर सही बात है, ठीक है। और अगर ये ऐसा लिखा है तो ऐसे ही बेटा सॉल्व करोगे तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और इसको भी सर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं, तभी तो हम आपको समझा रहे हैं, है ना, तभी तो हम आपको समझा रहे हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आगे सुनो, अब बेटा अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो देखो मैं यहाँ समझाता हूं। तो पहले क्या करना, इसको बाय बराबर मान लेना। तो बाय बराबर आप क्या मान लेना भैया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाय बराबर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस इस तरफ चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस बाय हो जाएगा, है ना, बोलो हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर ये तो हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि x बराबर क्या, इसको मैं कॉस माइनस का बाय नहीं लिख सकता, आप बोलोगे हाँ सर ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बता बेटा मैं बोलूंगा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अब यहां ध्यान से समझो क्यों नहीं लिख सकते। देखो बेटा जो कॉस माइनस थीटा होता है ना, कॉस माइनस थीटा होता है वो आपका प्लस का कॉस थीटा होता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता होंगे। जो कॉस माइनस थीटा होता है वो प्लस का कॉस थीटा होता है, साइन माइनस का होता है लेकिन कॉस प्लस का होता है। बड़ी दिक्कत है सर, मतलब सर ये नहीं लिख सकते, हाँ बेटा ये चीज हम नहीं लिख सकते, ये चीज जो है वो नहीं लिखी जा सकती। तो फिर सर कैसे लिखें, फिर तो दिक्कत है सर, फिर कैसे लिखें इसको, फिर तो नहीं लिख पाएंगे सर। हाँ लिख पाएंगे, लेकिन आपको इतना पता है मेरे डियर साथियों कि कॉस पाई माइनस थीटा अगर देखा जाए, कॉस पाई माइनस थीटा देखा जाए तो माइनस का कॉस थीटा होता है।
अगर माइनस का देखो पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो देखो ये माइनस का ही तो है, ये माइनस का ही तो है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है और यहाँ माइनस का है, तो माइनस का है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर प्लस का होता तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये तो माइनस का है, लेकिन हमें ये माइनस में चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं इसको जो माइनस का कॉस है इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो माइनस का कॉस वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सर कॉस पाई माइनस वाई। बहुत बढ़िया बेटा, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इस कॉस को इस तरफ ले जाऊं, ये तो फॉर्मूले हैं बेटा, ये तो फॉर्मूले हैं, इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, है ना, बराबर पाई माइनस का वाई, पाई माइनस का वाई। बहुत बढ़िया सर, कोई परेशानी और कोई दिक्कत इतनी सी भी नहीं है हमें तो अभी तक। अब यहाँ देखो ध्यान से बेटा, मैं यहाँ पर अब देखना, मैं यहाँ पर बाय का मान निकालूं तो बाय को ले जाऊंगा इस तरफ, और जो कॉस इनवर्स है उसको इस तरफ लाऊंगा। हाँ सर, जब बाय को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये बाय और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा सर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा। अब देखो बाय क्या है, तो बाय क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मतलब ये आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। मतलब ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगर मुझे इस कॉस इनवर्स एक्स को किसी के बराबर लिखना है तो ऐसा लिख पाऊंगा। ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले ही चीजें क्लियर करा दी हैं कि इन तीन का जोड़ा अलग है और तीनों का फॉर्मूला भी अलग हो जाता है, लेकिन इन तीनों का फॉर्मूला ऐसे चलेगा, ऐसे मैंने समझाया ना, ऐसे समझना, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और ऐसे इसको तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और इसको भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। अब बोलोगे हाँ सर, एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई। तो ये भैया गुणधर्म है, मैंने आपको बताया कैसे आए। देखो एक का मैंने बताया, बाकी का आप कर लेना, एक का मैंने बताया, बाकी का आप कर लेना, है ना। तो ध्यान रखना, साइन कोसेक टेन को अलग रखना, इनको अलग रखना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए, ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर। और ये जो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है ना, ये तो आपने 11th में पढ़ी होंगी, कोई परेशानी नहीं है ना। तो इतना सीख गए ना बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम देखना बहुत मस्त तरीके से करेंगे प्रश्नावली को, एक एक चीज आपको समझ में आएगी बेटा, एक एक चीज ध्यान रखना इस बात को। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बेटा थोड़ा सा ये जानो, देखो पहले तो ये सुनो कि हमने साधारण त्रिकोणमिति में हमने देखा है कि साइन का जो उल्टा है 1 कोसेक थीटा होता है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, और टेन को 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये आपको पहले से पता है, लेकिन भाई इनवर्स में थोड़ा अलग होता है। अगर हम साइन इनवर्स 1/x लिखें तब वो कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा बेटा, जिसमें x का जो मान है वो या तो आप 1 से बड़ा रखोगे या 1 के बराबर रखोगे, या फिर जो x का मान है वो आप -1 से छोटा या उसके बराबर रखोगे, ये इसकी शर्त होती है। इसी प्रकार बेटा cos इनवर्स 1/x को हम sec इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसकी भी ये शर्त होती है। और tan इनवर्स जो 1/x है इसको हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इनवर्स वाले फॉर्मूले थोड़े अलग हैं और भाई नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो थोड़े अलग हैं। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम π/6, π/4, π/3, π/2 इनका यूज करेंगे। तो इनका यूज हम किस लिए करेंगे, तो बेटा जो 30 होता है इसको π/6 लिखते हैं। देखो पाई का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर पाई का मान जो है ना 180 होता है। तो अगर पाई में 180 में हम 6 का भाग दें तो 6 तिया 18, 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा जो 45 डिग्री है इसको हम π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं।
है ना। और ये मान आपको पता ही होंगे, ठीक है ना, कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2। ये मान आपको याद होने चाहिए। ये आपको पहले से ही पता होगे, आप 9th से पढ़ रहे हो इन चीजों को, तो आप मैथ है आपका सब्जेक्ट, तो ये तो आपको वैल्यू पता होगी, और ना हो तो आप ध्यान से थोड़ा देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कंप्लीट कर लो। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद रखनी है, किसकी कितनी होती है ना। तो कॉस 0 डिग्री की 1, कॉस 30 डिग्री की √3/2, है ना, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, है ना, और 90 की 0, है ना। 10 में ये वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगी, है ना। इन वैल्यूज को याद मत रखना, इनको आप अपोजिट थोड़ा सा रिलेशन बना के याद करना, कि जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन की जब उल्टी वैल्यू कर दोगे तो वो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू उल्टी कर दोगे सेक की आ जाएंगी, और टेन की उल्टी कर दोगे तो आप कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। ये चीजें आपको वैसे पता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है ना अभी इतना ही पढ़ेंगे। देखो हम आराम आराम से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब हम पहले जो है ना एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसको पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी जो त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुणधर्म है इनके, और जो गुणधर्म है और जो फॉर्मूले हैं, उनको हम जो 2.2 में जानेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो बेटा हम सारी चीजें है ना जो एकदम समझ चुके हैं, एकदम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ रहे हो आप। तो ध्यान से अच्छे से समझिएगा। देखो वैसे इसके क्वेश्चन का जो आंसर है हम देख कर ही दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 या 3 नंबर में आता है, तो फिर ऐसे नहीं करना कि देख के आंसर दे दिया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये तो गलत बात है। इसको जमा के सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, तो वही चीज मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मतलब हमें मुख्य मान को ज्ञात करना है, और हमें पता है साइन में, कॉस में हो, टेन में है, इनके मुख्य मान क्या होते हैं, और मुख्य मान हमेशा परिसर के अंतर्गत आते हैं, जो रेंज है उसके ही अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक वो टेबल बताई थी ना अभी, उस टेबल को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आ सकते हैं ना। और फॉर्मूला सारा कुछ हमने पढ़ लिया। आ जाओ देखो, अब हमसे बोला है कि साइन इनवर्स -1/2 का जो है ना इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो अगर बेटा हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे, ठीक है ना। अब हल लिख के क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, किसी फंक्शन के बराबर हमें इसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। हमने ये मान लिया कि जो y है इस y के बराबर मान लिया, इसको एक फलन मानना पड़ेगा, तो हमने इसको y के बराबर मान लिया। अगर हमने इसको माना ऐसा, तो अगर ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा, साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, साइन y हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, अब बोलोगे हाँ सर। जब ये पलटते हैं तो इनवर्स है ना नॉर्मल में बदल जाता है, और नॉर्मल होता है तो वो इनवर्स में बदल जाता है जब ये ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा तो ये साइन y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर -1/2 बचेगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, माइनस को छोड़ दो, अभी माइनस को छोड़ दो, 1/2 साइन में किसका मान होता है। तो आपको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि भैया जो 1/2 होता है, 1/2 होता है साइन में होता है π/6 की वैल्यू, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। और ये माइनस आगे लगा है माइनस, तो -30 डिग्री। और हमें पता है कि जो साइन है इसकी रेंज -π/2 से +π/2 होती है। -π/2 से +π/2 का मतलब क्या है, देखो -π/2 से कहां तक होती है, +π/2। अब π/2 का मतलब क्या है, 90, मतलब -90 से +90 तक होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, होती है ना। अब यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की, ये माइनस लगा है तो ये -30 आ गया। अब बताओ -30 क्या -90 से +90 के बीच ही है, हाँ सर है, इसके बीच ही। अगर ये इसके बीच है तो बस हम सही चल रहे हैं। हमें यही देखना है कि ये जो है इसके इस रेंज के बीच होना चाहिए, इस रेंज के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम सही चल रहे हैं। बस इसके बाद एक लाइन जरूर लिखना है, हम सबको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिखना है हम जानते हैं कि साइन इनवर्स y
ठीक है, देखो क्या लिखा, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स y के मुख्य मान का जो परिसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। ये आपने पढ़ा है, ये आपने सीखा है। अब बोलोगे हाँ सर ये हमने सीखा है ना। पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अच्छे सीखा है ना आपने। अगर आपने सीखा है ये और बताओ ये मान क्या इसके अंतर्गत आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर मैंने अभी समझाया आ रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसीलिए बेटा यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इसीलिए लिख सकते हो आप, है ना। इसीलिए जो साइन बाय है, ये जो साइन बाय है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो माइनस है ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। इस 1/2 को अगर लिमिट में है, इस सीमा में है, तो इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 1/2 को हम क्या साइन π/6 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 π/6 की वैल्यू ही होती है बेटा। ये देखो माइनस तो ज्यों का त्यों रखा रहा है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे साइन π/6 की वैल्यू होती है। इस साइन π/6 को हटा दो, 1/2 आ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन जो है ना -x ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम -sin x ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। तो ये जो माइनस, देखो हमने क्या बोला, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताओ ये कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है या ऐसा। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो इस टाइप का लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो, सही बात है। तो यहाँ हैं तो भैया इसको हम लिख सकते हैं साइन y बराबर, ये वाला माइनस इस कोण के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस का π/6। बोलो हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। साइन से साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसका कोण बचेगा और इसका कोण, तो इसका कोण क्या है, y है, और इसका कोण क्या है, -π/6 है ना। क्या जो -π/6 आया है वो क्या आपके रेंज के अंतर्गत आया है, तो उसको बताओ, है ना, इसको बताओ। तो यहाँ लिखना जहां y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से कहां तक बेटा, +π/2 है ना। बताओ ये जो माइनस का π/6 है वो इसके अंतर्गत की है। आप बोलोगे हाँ सर इसके अंतर्गत की है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है, बस हो गया। तो फिर बस अंत में क्या लिख दो, अतः देखो y बराबर क्या था, तो y बराबर क्या था, साइन इनवर्स -1/2 था ना। तो क्या लिख दोगे, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आया, आप बोलोगे -π/6, मुख्य मान -π/6 है। बस ये क्वेश्चन हो गया। ये पूरा एक मतलब सिस्टमेटिक तरीका है जिससे आपका अगर ये 3 नंबर में भी आया तो हमारे लिए कोई नंबर नहीं कटेगा, एक एक नंबर मतलब पूरा नंबर अच्छे से मिलेगा, इतना सा भी नहीं कटेगा। समझ में आपको आया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √3/2 है। cos इनवर्स √3/2 है। अब cos इनवर्स में देखो, cos इनवर्स के जो अंतर्गत है वो प्लस एंगल है, माइनस वाला एंगल नहीं है, प्लस वाला एंगल है, ध्यान रखना इस बात को, प्लस वाला एंगल है। अब देखो तो सबसे पहले इसको फंक्शन मानेंगे, तो y बराबर क्या मान लेंगे भैया, cos इनवर्स है ना, और ये √3/2 आ गया। ठीक है सर, आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका जो cos है वो इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका cos बाय, और ये बन जाएगा आपका √3/2। आप बोलोगे हाँ सर ये बन जाएगा। अब √3/2 किसके वैल्यू होती है, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर जो √3/2 होती है cos में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/6 की वैल्यू होती है ना, π/6 की वैल्यू होती है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और cos की रेंज क्या होती है, तो cos की रेंज होती है 0 से π होती है। बोलो होती है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। तो इसमें जो √3/2 30 डिग्री आया, मतलब π/6 आया, तो क्या ये π/6 0 से 180 के बीच है, हाँ सर ये 30 डिग्री 0 से 180 के बीच ही है, मतलब रेंज में है, रेंज के बाहर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर लिखो, है ना, क्या लिखो, हम जानते हैं cos इनवर्स y के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, है ना, क्या परिसर होता है, परिसर 0
से जीरो परिसर 0 से पाई होता है, बोलो होता है। और ये 0 से पाई के बीच ही आ रहा है, मुख्य मान के अंतर्गत ही आ रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, रेंज में ही आ रहा है। बस अगर रेंज में आ रहा है तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपका cos y हो गया, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos, है ना, cos √3 अपॉन नो, ये मिस्टेक हुआ है ना, किसकी वैल्यू है बेटा, देखो इधर, है ना। तो ये किसकी वैल्यू π/6 की है, तो इसको हम π/6 लिख सकते हैं √3/2 को, है ना, क्योंकि cos π/6 की वैल्यू है ना ये, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि √3/2 जो है ना, √3/2 है वो किसकी होती है बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। और 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो cos से तो cos कट जाएगा, अब बोलोगे हाँ सर cos से cos कट जाएगा, ठीक है, तो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका y बराबर ये बचेगा π/6 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर जो π/6 है, जो वैल्यू जो y की आई है वो बिलोंग कर रही है क्या, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ y बिलोंग्स टू 0 to π, बस बिलोंग कर रही है। अब बिलोंग कर रही है मतलब ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये चीज हमें बिलोंग कर रही है ना तो हमारा फिर ये आंसर है, समझ रहे हो आप। अगर ये चीज यहाँ पर बिलोंग कर रही है, इस लिमिट में बिलोंग कर रही है, तो बस हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। तो फिर क्या लिख दोगे, अतः देखो y बराबर क्या माना था, cos इनवर्स माना था, है ना। तो अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना है, अब लोग π/6, है ना, मुख्य मान π/6 है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर बेटा, है ना। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं, ऐसे ही हमें लगानी है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, है ना, दूसरा क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से। दूसरा तो हो गया, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, cosec इनवर्स 2 है ना, ये है आपका cosec इनवर्स 2, ये, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको हल करोगे तो लिखोगे माना y बराबर क्या लिख दोगे बेटा, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। अब ये cosec इनवर्स जो है, ये जो cosec इनवर्स है इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये cosec y हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर ये 2 क्या होता है, 2 तो कुछ पता नहीं होता, तो लेकिन 2 बटे इसके बटे में 1 लिख दूं तो 2/1 तो होगा कुछ। अब सर पता नहीं सर क्या होता है, तो देखो आपको पता है cosec जो है किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे सर साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो देखो हमें पता है, यहाँ पर समझा रहा हूं, जैसे हमें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, हाँ सर होती है। तो अगर मैं साइन का उल्टा करूं तो साइन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सर cosec होता है ना, cosec होता है। तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/1 होता है ना। मतलब cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/1, हाँ सर समझ गए। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते, हाँ लिखते हैं। तो पहले हमें पता है कि ये वैल्यू 30 डिग्री की है, मतलब π/6 की है। और cosec की रेंज क्या होती है, बताओ जल्दी, cosec की रेंज क्या होती है, जल्दी बोलो cosec की रेंज क्या होती है। तो आपको पता है सर cosec की रेंज जो है ना -π/2 से +π/2 तक होती है, मतलब -90 से +90 के बीच होती है। और ये आया 30, तो क्या जो 30 आया है -90 से +90 के बीच है, आप बोलोगे हाँ सर, मतलब ये चीज रेंज में है, रेंज के बाहर नहीं है। अब रेंज में है, रेंज के बाहर नहीं है, तो बस यही एक लाइन लिखो, क्या लाइन लिखो, हम जानते हैं cosec इनवर्स y के मुख्य मान का परिसर -π/2 से +π/2 है, बिल्कुल है ना। बस अगर ऐसा है तो हम भाई इसको हम क्या करेंगे, ये जो 2/1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो cosec y हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम cosec π/6 लिख सकते, सॉरी
हाँ पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्योंकि ये 30 की वैल्यू है और 30 को पाई बाई 6 लिखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर देखो कोसेक से तो कोसेक कट गया, बिल्कुल से कट गया, तो बाय बराबर क्या बचा, पाई बाई 6 बचा। बोलो बचा कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर जो क्या बाय है वो इस रेंज में है तो लिख दो, जहाँ बाय बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। बस बिलोंग कर गया तो बस अंत में लिख दो। अतः बाय इनवर्स बराबर क्या माना था, ये माना था। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना आया, पाई बाई 6 आया, पाई बाई 6। बस एक बार आंसर भी चेक करना, आंसर जरूर चेक करा करो। जो भी क्वेश्चन का आपका आंसर आया है उसको जरूर चेक करो। देखो मैंने चेक कर लिया, एकदम सही है, 100% सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है बेटा, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 मीटर 3/2। तो अब बेटा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है ना। तो बस सेम क्वेश्चन है, हमें फंडा आता है, हमें कॉन्सेप्ट आता है तो फिर हमारे लिए आसान, ठीक है ना। तो बस क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो लिख लेंगे माना y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स माइनस रूट 3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब टेन इनवर्स जब इधर जाएगा, जब टेन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर होगा। अब मुझे ये बताओ, माइनस को छोड़ दो, रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर जो 10 60 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू होती है रूट 3। 10 60 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू रूट 3 होती है, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हाँ सर, और 10 की रेंज होती है बेटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 होती है ना। और ये 60 डिग्री आया, देखो ये 60 डिग्री आया और यहाँ माइनस लगा है, मतलब माइनस 60 डिग्री। क्या माइनस 60 डिग्री जो है इन दोनों के बीच है, आप बोलोगे हाँ सर है, मतलब रेंज में ही है, रेंज से बाहर है ही नहीं हम, बस रेंज से बाहर नहीं है। तो यहाँ पर लिखो हम जानते हैं टेन इनवर्स बाय के मुख्य मान का परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, और ये मुख्य मान के परिसर में ही है, कोई बाहर नहीं, कोई है ना, इसके अंदर ही है ना, बिल्कुल है। अब अंदर ही है तो बस इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 बाय बराबर, देखो माइनस जो करते हैं रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, और 60 को हम कैसे लिखते हैं पाई के रूम में, तो पाई बाई 3 लिखते हैं ना। हाँ लिखते हैं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम पाई बाई 3 लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना, 10 पाई बाई 3, कोई दिक्कत है। जो रूट 3 है वो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू है ना, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू है ना। आप बोलोगे हाँ सर है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, आपको पता है कि 10 माइनस एक्स, एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, है ना, 10 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस का 10x होता है। हाँ सर होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा, मतलब अगर ऐसा लिखा है ना तो ये जो माइनस है वो एंगल के अंदर आ जाता है, एंगल के अंदर आ जाता है, देखो आ जाता है। हाँ तो ये माइनस है, एंगल के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 बाय बराबर 10 माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। तो देखो 10 से 10 हट जाएगा, बाय बराबर क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई 3, और यही हमारा आंसर है, माइनस पाई बाई 3। तो बस अंत में लिख दो, बाय क्या था, ये था ना, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः 10 इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान कितना आया बेटा, तो इसका मुख्य मान आया है माइनस पाई बाई 3 है, तो माइनस पाई बाई 3 है। बस ये सॉल्व हो गया। ऐसे हमें सॉल्व करना और आंसर जरूर चेक करना। मैंने आंसर चेक कर लिया, एकदम 100% सही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आंसर चेक प्रत्येक का करना है, ठीक है ना। चलो अब इसका 5वां क्वेश्चन देखो। तो देखो बेटा इसका 5वां क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब देख ध्यान रखना, cos की रेंज 0 से पाई होती है,
कॉस की रेंज क्या होती है 0 से पाई। अब देखना मजा आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कहानी में, ठीक है। तो पहले तो मान लेना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस y बराबर -1/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब जो 1/2 है किसकी वैल्यू होती है कॉस में? आप बोलोगे सर ये 1/2 होती है जो वैल्यू कॉस में होती है 60 डिग्री की, मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है सर। अब जो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ माइनस है मतलब -60 डिग्री है, मतलब -60 डिग्री है, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है। देखो ये तो 1/2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, बट ये माइनस है तो मतलब -60 डिग्री है। क्या -60 डिग्री कॉस की रेंज में है? देखते हैं। कॉस की रेंज होती है भैया 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है कॉस की रेंज। और देखो ये तो माइनस है, इस रेंज में है ही नहीं भाई, इस रेंज के बाहर है। बोलो है कि नहीं? अगर इस रेंज के बाहर है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, हम जानते हैं cos इनवर्स y के मुख्य मान का परिसर ये होता है। अब ये होता है तो अपन इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ये cos y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है, और इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं? तो 1/2 को लिख सकते हैं भैया cos π/3, cos π/3 लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो लिख सकते हो। अब मेरे भाई ध्यान से इसको समझना। अब यहाँ पर अगर इस माइनस को हम प्लस में नहीं बदलते तो ये रेंज में तो आएगा नहीं, ये तो रेंज से बाहर जाएगा, इसीलिए हमें इस माइनस को प्लस में बदलना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे बदलाता है, वो कैसे होता है? तो देखो अब ध्यान से सुनो भाई, हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि जो का हाँ हाउ तो देखो ये हमारा जो है ना माइनस में है, और माइनस में इसकी रेंज होती नहीं, इसकी तो रेंज प्लस में होती है, फिर दिक्कत है। तो अगर हमें इसको प्लस में लाना है तो हमारे पास फॉर्मूला है सर। हाँ सर, कौन सा फॉर्मूला है सर, बताइए एक बार। तो देखो आप ध्यान से समझो मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर कभी भी माइनस कॉस एक्स ऐसा लिखा है और अगर हमें इसको प्लस में लिखना है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अगर माइनस का कॉस ऐसा है, इसको प्लस में बदलना है तो इसको कॉस पाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, जहाँ x क्या है तो भैया एंगल है, x क्या है? एंगल है, ठीक है ना। चलो तो इसको देखो, ये तो आपका कॉस y है, जो करते हो। अगर इसको पॉजिटिव लिखना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? कॉस पाई माइनस एक्स, और x क्या है? एंगल, तो ये आपका π/3। कोई परेशानी? अब बोलोगे सर नहीं है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3, और ये इधर जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 1 पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका cos y बराबर आ गया cos, इसको सॉल्व किया तो 2 π/3 आ गया। देखो cos से cos कट गया, हाँ कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 2 π/3 आ गया। यही हमारा आंसर है बेटा, 2 π/3 जो आया है यही हमारा आंसर है। और अंत में आप क्या लिख सकते हो? अंत में लिख सकते हो अतः y बराबर क्या था? तो y बराबर ये था, ठीक है। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, थोड़ा कम जगह में है इसलिए मुख्य मान 2 π/3 है। और यही हमारा आंसर है। एक बार आंसर जरूर चेक करो बेटा, है ना। आंसर को बिल्कुल जरूर चेक करना है। ये हमारा 5वां है ना, बिल्कुल 100% सही आंसर है। अब 6वां क्वेश्चन जो है ना आपको करना है। देखो अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन आपको करना है ना। 7वां, 8वां, 9वां ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, है ना। ये लिमिट में ही है, सीमा में ही है, कोई दिक्कत नहीं, या जो भी है तो उसको अपन को चेंज करना है। तो इस टाइप से आप इनको कंप्लीट करो, बाकी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसका 6वां जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा जो हमने 5वां क्वेश्चन किया है ना बेटा, 5वां क्वेश्चन इसके ही जैसा सेम टू सेम आपका 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, इसका ही है, कॉस में ही है। देखो अकेला अंतर ये है कि यहाँ 1/2 है और यहाँ पर माइनस का 1/√2 है। अब 1/√2 किसका वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर
45 की होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो ये -π/4 मतलब -45, ये भी रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको भी बिल्कुल 5वें क्वेश्चन जैसा आपको करना है, ठीक है ना। चलो तो मैं अब 7वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलो तो भाई 7वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। ये 7वां है, 6वां आपको करना है, 9वां आपको करना है, ठीक है ना। तो 7वां है sec इनवर्स 2/√3, ये है, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, देखो देखो sec किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे सर cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है ना, पक्का cos का उल्टा होता है ना। तो आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ cos मतलब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो 30 डिग्री की होती है, हाँ 30 डिग्री की होती है, मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री, है ना। तो sec 30 डिग्री इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा, मतलब sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताओ sec की रेंज क्या होती है, जल्दी बोलो sec की रेंज क्या होती है। तो आप बोलोगे sec की रेंज होती है सर 0 से पाई, है ना। तो ये जो 30 डिग्री है 0 से पाई में है, हाँ रेंज में है, यहाँ माइनस वगैरह तो कुछ नहीं लगा, रेंज में है मतलब सही है, नहीं बदलने की जरूरत है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर क्या लिखोगे, माना, है ना, क्या लिख लोगे, माना। बाय बराबर क्या हो जाएगा आपका sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। ये sec इनवर्स जो है इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sec बाय बराबर 2/√3, ठीक है ना। अब रेंज जो है वो हमेशा लिखना, यहाँ लिखना हम जानते हैं, और हम जानते हैं जैसे हर बार हम लाइन लिखते थे वही लाइन आपको सेम टू सेम लिखनी है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे ना, है ना। पूरी की पूरी लाइन लिखना, सेक की जो भी रेंज है वो आपको लिखना, बार बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो अब हमें पता है, इसको ये लाइन लिख लेना, इसके बाद इसलिए करना और लिखना वही sec बाय। अब देखो 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और sec 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर sec 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो sec से sec कट गया तो पाई बराबर क्या आ गया भैया, π/6 आ गया, π/6 आ गया। मतलब जो आपका sec इनवर्स 2/√3 है इसका मुख्य मान कितना आ गया, π/6 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना, आप लिखना अंत में, अतः sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है, π/6 है। मैं आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ, कौन सा है आंसर, 7वां है, बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है, कोई परेशानी और कोई दिक्कत में ही नहीं है अपन, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपको चेक करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर 8वां क्वेश्चन थोड़ा हिंट मारे तो 8वें क्वेश्चन में भी हिंट देगा। अगला हमारा क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, आप एक मान सकते हो। अब मुझे बताओ cot थोड़ा उल्टा किसका होता है, आप बोलोगे tan का। अगर इस वैल्यू को उल्टा करें तो 1/√3 आ जाएगी, और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है वो चेक करो। देखो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर tan जो 30 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, सही बात है। अगर इसको उल्टा करें तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री, है ना, और इसको उल्टा करें तो ये आपका √3/1 हो जाएगा, मतलब √3/1 है cot में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। और cot की रेंज क्या होती है सर, तो cot की रेंज होती है सर 0 से पाई। क्या यहाँ माइनस लगा, नहीं लगा। क्या जो 30 डिग्री है 0 से पाई के बीच में है, हाँ है। रेंज में है, हाँ है, बस। तो रेंज में है तो बस सॉल्व कर लो। तो क्या करोगे भाई, मान लोगे, माना बाय बराबर cot इनवर्स √3, है ना, √3, है ना। ये इस तरफ जाएगा, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cot बाय बराबर √3 हो जाएगा, है ना। क्या ये रेंज में ही है, हाँ रेंज में ही है ना। अब रेंज में ही है तो बस अंत में क्या लिखना, अंत में वही अंत में एक लाइन ये लिखते हैं ना अपन, लिखना तो हम जानते हैं, है ना, कि cot इनवर्स की रेंज ये होती है, वो सब लिख लेना सर, लिख ले वो। अब बस लिख दो है, तो ये cot है तो ये हो जाएगा आपका cot बाय, और ये √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, cot π/6 की वैल्यू होती है ना, हाँ, है ना। तो बस cot से cot कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, π/6 आ गया। क्या ये π/6 रेंज में है, बिल्कुल है रेंज में, तो अंत में लिख देना अतः cot
कॉट इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान पाई/6 है। मैं आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है 8वां है बेटा, है ना। एक सेकंड, मैं आंसर भी चेक कर रहा हूँ। 8वां कितना आ रहा है भाई? पाई/6। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो है 10वां, वो भी आप करोगे। देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं ही सारे क्वेश्चन करा दूं, आप बिल्कुल प्रैक्टिस ना करो तो फिर दिक्कत है। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है मैथ में, है ना। तो 10वां भी आप कर लेना, है ना। अब ये सारे क्वेश्चन हो गए, 1 से लेकर 10 तक हो गए। अब हम 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। नहीं, 11वां 12वां है भाई, है ना। और 13 और 14 तो ऑप्शनल है ना, ऑप्शन वाले, है ना। तो अपन 11वां 12वां देखते हैं, अच्छे समझते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऐसा लग रहा है 3 क्वेश्चन को जोड़ के दे दिया। अभी तक हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, अलग अलग करते थे ना, अब हमें 3 को दे दिया। यार दिक्कत नहीं है, 3 को भी दे दिया तो अब हमें भी दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हल, है ना। और हल लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर सबके मान निकालोगे, सबके मान आपको पता तो है नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा करना, माना, ठीक है। माना जो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, इसको आप क्या करना, x के बराबर मान लेना। सर x के बराबर क्या मानेंगे? देखो 3 लोगों को मानना पड़ेगा ना, तो पहले को x मान लेना, दूसरे को y के बराबर मान लेना, तीसरे को z के बराबर मान लेना, इसलिए। वरना हम एक ही होता तो y के बराबर ही मानते, है ना। या फिर आप बोल रहे सर ऐसा उल्टा लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मानना x बराबर आपका tan इनवर्स 1, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो। x के बराबर माना इसलिए 3 है ना, तो x/z, इसको y के बराबर मान लेंगे, इसको z के बराबर, अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा सेम नहीं देखेगा, ठीक है। चलो tan इनवर्स इस तरफ चला गया, तो tan इनवर्स इस तरफ चला गया, तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया? 1, है ना। और डायरेक्ट आप लिख दो, अब ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। 1 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर tan π/4 की वैल्यू होती है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? π/4, और x मतलब tan इनवर्स y, है ना। x मतलब क्या है? tan इनवर्स y, मतलब ये tan इनवर्स सॉरी 1 है ना। तो 1 बराबर कितना आ गया भैया? आपका π/4 आ गया ना। क्या ये रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, रेंज से बाहर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो ये रेंज में ही है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई? π/4। चाहो तो लिख सकते हो कि हम जानते हैं tan इनवर्स जो y है इसकी रेंज होती है आपकी -π/2 से +π/2, रेंज में है ये, लिख देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा लिख देना, है ना। तो हम जानते हैं, मैं वो लाइन जो हम लिखते हैं ना वो आप लिख देना, ठीक है ना। हम जानते हैं, ठीक है ना। बाकी अपना मान निकल चुका है, ठीक है ना। अब इसीलिए अब देख ये मान निकल चुका है, ऐसे हम इसका मान निकालेंगे। तो लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे? माना y बराबर cos इनवर्स -π/2, ठीक है ना। इसको इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका cos y, इसको देखो x के बराबर माना है, इसको y के बराबर मानिए, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, देखो cos y, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर cos जो है ना π/3 की वैल्यू होती है। हाँ सर होती है, लेकिन भाई cos की रेंज जो है माइनस में होती नहीं है। अब नहीं होती माइनस में, तो प्लस में बदलना पड़ेगा। तो इसको प्लस में बदलने का तरीका क्या है? आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो देखो अगर इसको प्लस में बदलना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? पाई-π/3 लिखना पड़ेगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला। देखो -cos x है अगर, तो इसको अपन देखो फॉर्मूला के तौर पे बताया, ये आपका एंगल है, थीटा ही मान सकते हो, है ना। ये है तो इसको प्लस में बदलना है तो इसको पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब देखो cos से cos कट गया, हाँ कट गया सर। y का मान कितना आ गया? इसको ये आपका आ गया पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आ जाएगा ना। तो y का मान कितना आ गया? 2π/3। मतलब y क्या है? तो y आपने ये माना है ना, मतलब आपका जो cos इनवर्स -1/2 है, इसकी वैल्यू आ गई 2π/3, आ गई ना, बिल्कुल, है ना। अंत में आप लिख सकते हो ऐसी लाइन, है ना, हम जानते हैं, हमें लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब ऐसे ही बेटा आप देखो, दो वैल्यू निकल गई, आपकी tan की निकल गई, है ना, और आपकी किसकी निकल गई? cos की निकल गई। अब हमें किसकी निकालना है? sin इनवर्स की, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कर लेना, क्या कर लेना? माना z बराबर आपका sin इनवर्स -1/2, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ
तो ये हो जाएगा साइन जेड बराबर माइनस का 1/2 है ना। अब बताओ 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन π/6। इसमें π/6 होता है ना, ठीक है। अभी माइनस अंदर चला जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, साइन जेड बराबर साइन माइनस का π/6 लिख सकते हैं, है ना। तो साइन से साइन कट जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस π/6 आ जाएगा, और जेड क्या था, ये था, है ना। तो मतलब साइन इनवर्स माइनस π/2 जेड की जगह ये रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस π/6। अब तीनों वैल्यू निकल गई है, बोलो निकल गई है क्या ना। आप बोलोगे हाँ सर तीनों वैल्यू निकल गई है, कोई परेशानी नहीं है। अब तीनों वैल्यू को ध्यान से अच्छे से देख लेना। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना, अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इन तीनों वैल्यू को याद रखना। तीनों वैल्यू निकल गए, और यहाँ लिख देना आप, क्या लिख देना आप, है ना। और अब तीनों वैल्यू को उठा के रख देना, इसमें ही रखना है उठा के, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे सर π/4 आई थी, ये रख दी, ठीक है ना। ऐसा कर लेना, ठीक है, ऐसा बराबर लगा लेना, ठीक है। चलो प्लस अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो आप बोलोगे सर 2π/3 आई थी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आई थी माइनस π/6 आई, ठीक है ना। बस सॉल्व हो गया। इनके सब की क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ये माइनस π/6, ठीक है। एक बार सॉल्व करना है, ये π/4 है, ये आपका 2π/3 है, और ये आपका माइनस π/6 है, ठीक है ना। इस सब को सॉल्व कर लो, एलसीएम लो सबका, कितना आ रहा है देखेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। अब आप 4 से 24 को काटो, 6 बार कटेगा, है ना, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये 6π हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब 3 से काटो, 8 बार कटेगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16π, ठीक है। 6 से काटो, 4 बार कटेगा, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4π, हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, है ना, यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। तो देखो 16π और 6π कितने हो गए, 22π हो गए, और 22 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 18π हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका 24 है ना, काट दो, 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो ये 3π/4 आ गया है, और यही हमारा आंसर है। तो आंसर आपको जरूर चेक करना है बेटा, आंसर आपको जरूर चेक करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको चेक करना है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये 11वां है ना, हाँ हाँ 3π/4 सही आंसर, एकदम सही आंसर है ना। अब ऐसे ही बेटा देखो 12वां करना है, 12वां तो और आसान है। इसमें देखो, इसमें 3 थे, इसमें तो 2 है, 2 है ना, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 12वां क्वेश्चन कर लेना। और 13वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बराबर y है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसमें बस कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स की रेंज ही पूछा है। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसमें y का मान होता है माइनस π/2 से प्लस π/2, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मुख्य मान है ना, बिल्कुल। मैंने जो टेबल बनाई थी, अगर टेबल आपने पढ़ी तो उसके हिसाब से ही आंसर इसका दे सकते हो भाई, है ना। और है ना 14वां क्वेश्चन, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, जो अभी किए ना इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करना है, और इसका मान आएगा माइनस π/3, माइनस मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही है, दोनों के बी वाले ऑप्शन सही है ना। तो ये प्रश्नावली आपकी 2.1 जो है ना वो खत्म होती है।